सर मेरा ये सिविल सर्विसेज चाइल्डहुड ड्रीम नहीं था। ये मैंने ग्रेजुएशन करते करते ये मैंने बना लिया था। एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन। तो ये सब आप लिख सकते हैं, तो ये हर पेपर में काम आता है और जीएस में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। आंसर राइटिंग, मच यू डू आंसर राइटिंग मोर यू विल गेन इन योर फाइनल एग्जाम्स। मैंने क्या किया था। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने प्रतीक्षा त्रिपाठी मैम बैठी हैं जिनका यूपीपीसीएस में 20वीं रैंक पे एसडीएम के पद पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो यूपीपीएससी डेली न्यूज़ परिवार की तरफ से मैम को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। मैम, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप बताएं कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है। सर मैंने ग्रेजुएशन 2016 में बीएससी किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और उसके बाद मैंने एमएससी किया है 2018 में अपने फिजिक्स से, और उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 2018 से। उसके बाद मैंने ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। मैंने चौथे अटैम्प्ट में 20वीं रैंक प्राप्त की है। अच्छा मैम, आपका माध्यम कौन सा था। सर मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है। अच्छा मैम, कब आपने सोचा कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। जैसे बचपन में कई पुलिस वालों को देख करके ख्याल आते हैं कि अब हम पुलिस में जाना है, सिविल सर्विस, तो कब आपने ये चीज़ सोची थी। सर मेरा ये सिविल सर्विसेज चाइल्डहुड ड्रीम नहीं था। ये मैंने ग्रेजुएशन करते करते ये मैंने बना लिया था धीरे धीरे, लेकिन एकदम से जब शुरुआत इस पे काम करना 2018 में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शुरू किया। ग्रेजुएशन टाइम पे एक मैम आई थी हमारे जब कॉलेज में एज अ चीफ गेस्ट, वो एसडीएम थे उस टाइम। तो वहाँ से मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिला था, लगा था ये कोई बहुत अच्छी सर्विस होती है। और फिर घर से भी था कि मेरे स्कोर्स अच्छे आते थे ग्रेजुएशन में या उसके पहले 10th 12th में, तो घर से रहता था कि बिटिया आप सर बनेगी, ऐसा वाला चीज़ था। अच्छा, इस प्रकार मैम जानना चाहेंगे कि आपको अपनी तैयारी करने से लेकर के और अंतिम रूप से चयनित होने तक में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर कठिनाइयाँ कई प्रकार की रहीं। उसमें एक तो सबसे बड़ा चीज़ ये रहता है कि मेरा बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं था, कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड नहीं हमारे घर में है कोई, तो एक तो गाइडेंस के तौर पे मुझे समस्या आई। दूसरी समस्या ये आई कि जब मैं तैयारी करने बाहर आई तो नोट्स और कंटेंट का इतना ज़्यादा महासागर से था, तो उसमें से क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर मेरा मीडियम के हिसाब से भी हुआ, तो मैंने स्टार्टिंग में पहले हिंदी मीडियम से भी किया था। फिर चूँकि वो डर फैला देते हैं कि अगर आप इंग्लिश लेंगे तो आप नहीं हो पाएगा, तो उसका भी रहा मेरे पास, तो मुझे डबल पढ़ाई करनी पड़ी। इस तरीके के कई चैलेंजेस रहे। फिर परीक्षा में स्वयं में मेरा पीटी हर बार क्वालिफाई हुआ, पर 2 बार मेंस नहीं हो पाया। फिर मेंस हुआ तो फाइनल इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, और इस बार जा कर के फाइनल हो पाया है। अच्छा मैम, आपने कहीं कोचिंग की। सर मैंने जब स्टार्ट की थी प्रिपरेशन तब मैंने फाउंडेशनल कोचिंग की थी, लेकिन उसके बाद से कोचिंग इज़ नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ। उसके बाद से मुझे सेल्फ स्टडी करके ये सफलता प्राप्त हुई है। मैम जानना चाहेंगे कि प्रतीक्षा मैम की हॉबीज़ क्या क्या हैं। मेरी सर हॉबी एक तो हिंदी पोएट्री राइटिंग है, और ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक़ है, और खाली टाइम में घर पे कुकिंग करने का भी शौक़ है। जी मैम, जैसा कि हम अभी आपसे वीडियो बनाने से पहले वार्तालाप कर रहे थे कि आपका एक लक्ष्य है कि निःशुल्क लोगों को शिक्षा प्रदान करवाना। अभी हम आपकी प्रारंभिक परीक्षा मेंस की स्ट्रेटेजी पे आएंगे, कैसे आपने किया, इसको सफल हुआ। उसके पहले हम बताना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को कि आपका एक लक्ष्य है लोगों को निःशुल्क ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करवाना, कैसे उनकी गाइडेंस हो पाती, क्योंकि आजकल लोगों का गाइडेंस नहीं हो पाता। तो इसके लिए आपने कुछ नया यूट्यूब चैनल अपना बनाया है, क्या नाम है मैम उस चैनल का। उस चैनल का नाम है सर यूपीपीसीएस टॉक्स, और इसके पीछे मेरा विज़न बहुत बड़ा है। और इसका जो मोटिव है मेरे चैनल का वो ये कि जितना से रूरल बैकग्राउंड से मैं खुद आती हूँ, तो जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड के हैं या फिर जैसे कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं स्पेशली जो गांव के एरियाज़ में रहती हैं, तो उनको इतना पता भी नहीं रहता है और ना ही उनके पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से ना सिर्फ मैं पढ़ाई के बारे में बताऊँगी, बल्कि पेरेंट्स को भी मैं गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप भी बच्चों को पढ़ाइए और सपोर्ट करें जहाँ से भी, मतलब मेरे द्वारा अगर समाज को या फिर बच्चों को थोड़ा सा भी सपोर्ट हो पाएगा तो मेरी ये सफलता मुझे लगेगा कि काम आई। मैम जानना चाहेंगे कि आपका जिला कौन सा है, कहाँ से। मैं सीतापुर जिले से के दुगाना गांव से बिलोंग करती हूँ। तो मैम क्या आपने अपने ज़िले में ये कमियां देखी, क्या वहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिला कि ये चीज़ हमको करना है।
सर बिल्कुल अपने एक कहते हैं ना, एक लोग अपने परिवेश से ही सीखते हैं। तो हमने अपने ज़िले में भी ये कमियां देखी। जब मैंने शुरुआत किया था तब मेरे आसपास में इस सब का नाम ही नहीं था, और इसलिए मुझे बहुत शुरुआत जो है ना उसमें बहुत टाइम लग गया। ये चीज़ मैंने खुद भी फील की। इवन सर ये तो बहुत बड़ी सर्विस है, छोटा छोटा मतलब लड़कियों को पढ़ाने तक के लिए भी लोग माँ बाप आगे नहीं आते हैं, सपोर्ट नहीं करते, और अगर बच्चे करना भी चाहते तो उनके पास इतना मतलब गाइडेंस नहीं होता प्रॉपर। इसलिए मैंने UPPCS टॉक्स करके एक चैनल बनाया है, जिससे मैं अपने बिजी शेड्यूल से अगर थोड़ा सा भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसमें गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैम का जो चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और टेलीग्राम चैनल पे भी दे देंगे, और मैम को अपने UPPSC डेली न्यूज़ चैनल का एडमिन भी बना देंगे, जिससे आपसे लोगों को निःशुल्क कुछ ना कुछ मोटिवेट करती रहें। सबसे पहले मैम जानना चाहेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो रणनीति होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? तो इन लास्ट के दिनों में अगर स्ट्रैटेजी की बात कहें तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ कर पाएँ उतना रिवाइज़ करें। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप मल्टीपल टाइम सॉल्व कर डालिए, पिछले 10 साल के एटलीस्ट। और एक चीज़ और है, जिससे बच्चे ना CSAT को ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं कहूँगी कि CSAT बहुत आसानी से होने वाली चीज़ नहीं है। बहुत लोगों का CSAT फंस जाता है, तो CSAT को दिन में 1 घंटा ज़रूर दीजिए। और करंट अफेयर आप मतलब कोई भी एक मैगजीन या कोई भी आप चैनल फॉलो करते हैं। आपने कहाँ से मैम करंट अफेयर देखा था? सर मैंने पहले से मैंने डेली न्यूज़पेपर अपना पढ़ते रहे थे, और जब लास्ट टाइम आया था तो घटना चक्र की आई दृष्टि आती है, वो 1 लाइनर है, वो पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। और बाकी सर मेरा क्या है सर, मैंने विज़न का पढ़ा था मंथली मैगजीन। कुछ बच्चे होते हैं वो किसी भी कोचिंग का पढ़ते हैं, या फिर कोई यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं उनका पढ़ते हैं। तो जिसमें भी आप जो भी पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहिए, वही बार बार रिवाइज करिए। और एक चीज़ और है सर, पेपर अटैम्प्ट कैसे किया जाए वो बहुत ज़रूरी है। उसमें गलती ना करें तो हम बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं पास होने के। तो मैम जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो अब आप बता भी दीजिए कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें अपने हिसाब से। सर कुछ बच्चे इस रणनीति से जो आपने बताया, हाँ, इसी हिसाब से कैसे पेपर अटेम्प्ट करें? सर मैंने अपने चारों प्रयासों में PT क्वालिफाई किया है, और मैंने फॉरेस्ट की भी कट ऑफ क्लियर की है। तो इसलिए मैं व्यूअर्स को बहुत ही मतलब सटीक गाइडेंस दे पाऊंगी कि पेपर क्या होता है। कुछ बच्चे ना पहले से सोच के जाते हैं प्री माइंडेड कि हम 140 क्वेश्चन करेंगे या 120 करेंगे, तो ऐसा मत करिए। पेपर ईजी है, टफ है, मॉडरेट है। पेपर एग्ज़ाम हॉल में जब बैठें और देखें तो उस हिसाब से करें। पहला, कोई माइंड सेट बना के ना जाए। दूसरा ये कि पेपर चूँकि निगेटिव मार्किंग है, तो आपको बहुत ही मतलब अच्छे स्मार्ट प्ले करना। ये नहीं कि 90 से कम क्वेश्चन कर रहा है, और ये नहीं कि आपने 150 के 150 कर दिए। तो आप ऐसे करिए कि जैसे एक होता है आपको 100% आता है क्वेश्चन पेपर से, तो आप जो सब सारे क्वेश्चन जिनके आंसर आते हैं पहले वो कर लीजिए, और तुरंत फिल कर दीजिए OMR पे। नहीं तो लास्ट टाइम पे OMR ही नहीं फिल कर पाते लोग। फिर सेकेंड राउंड में जब आप आए तो जिनमें आप 2 ऑप्शंस में डाउट है आपको, बाकी 2 आपने डिलीट कर दिए हैं, तो आप उनको करिए। थर्ड राउंड लगाइए जिसमें आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए, बाकी 3 ऑप्शन लेफ्ट हैं जिसमें आपके 33% सही होने के चांस। ऐसे करिए। और जिसमें आपको बिल्कुल नहीं आता है उन क्वेश्चन को मत छूइए। और अगर ऐसे करते करते आपके 135 या 140 तक पहुंच जा रहे हैं, और निगेटिव मार्किंग लगने के बाद अगर आपके क्वेश्चन जो सही हैं वो 95 या 90 तक आ रहे हैं, तो आप अपने को इन मानिए, आपके लिए मेंस का दौर खुल चुका है। अब मैम जानना चाहेंगे टेस्ट सीरीज वगैरह लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए सर। टेस्ट ये जो मैंने टेक्निक सीखी हैं ये सारी टेस्ट सीरीज से सीखी हैं। और लास्ट इस अटैम्प्ट में जॉब के साथ चूँकि तैयारी कर रहे थे तो मेरे पास कम टाइम था, इसलिए मैंने लास्ट में टेस्ट सीरीज़ के बस सोल्यूशन पढ़े थे, और उसी से मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए अपनी सारी चीज़ें रिवाइज़ की थी। बट इसके पहले के जो PT थे उसमें मैंने मॉक टेस्ट जिस भी कोचिंग के मुझे अच्छे लगे, जिस भी मार्केट में चल रहे थे, तो लगभग 30 से 50 मॉक टेस्ट आप पेपर देने के पहले हल करके जाएँ, और उसी से आप सारे टेक्निक सीखिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो करेक्ट और इनकरेक्ट में गलती कर जाते हैं, वो समझ नहीं पाते। तो ये सब चीज़ें आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ जाएंगे। मैम जानना चाहेंगे आपने अपना माध्यम चेंज किया है क्या? सर मैंने आपको बताया 2018 में जब मैंने शुरुआत किया और पेपर दिया, तो पहला पेपर वो मैंने हिंदी मीडियम से दिया, क्योंकि हम कोचिंग में गए, हमें पता चला कि चूँकि आपने 10th और 12th हिंदी मीडियम से किया है, UP बोर्ड से किया है, तो इंग्लिश इज़ नॉट योर कप ऑफ टी टाइप का। तो मुझे लगा कि सही कह रहे होंगे, इतना एक्सपीरियंस है। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ तो गलत कह रहे थे। एक अटेम्प्ट के बाद मुझे समझ आया। फिर चूँकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में थी बहुत ही सहज, तो फिर मैंने इंग्लिश को अपना एज अ मीडियम रखा, और उसके बाद से मैंने क्वालिफाई इस वाले अटेम्प्ट में किया है। अच्छा मैम, अब जानना चाहेंगे हम लोग मेंस को लेकर के। मेंस में GS
और जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, लेकिन उससे पहले एसे और हिंदी आपने कैसे किया, क्योंकि आपका माध्यम इंग्लिश था, तो कैसे इस पर आपने किया? सर मैंने जैसा आपसे कहा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में सहज महसूस करती हूँ। मैं हिंदी की पोइट्री भी करती हूँ, तो मतलब मुझे हिंदी समझ आती, बट उसके लिए जैसे प्रॉपर हिंदी के लिए पढ़ाई के लिए मैंने जैसे इसका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, मेरा सबसे हर पेपर का मेरा की यही रहा है कि वो मेरे लिए मेंटर की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया। मैंने उनको सारे सॉल्व किए, उनको बार बार देखा और देखा कि रिपीट हो जाते क्वेश्चन है चाहे हिंदी में। और बाकी हिंदी के लिए मैंने आंसर राइटिंग भी की थी, और उसके लिए मैंने कई कॉपीज़ लिखी थी, फिर चेक कराया था उसकी व्याख्या कैसी, और पत्र के लिए भी मैंने फॉलो किया था कि प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। तो इससे हिंदी में मुझे 100 से ऊपर ही मार्क्स मिले हैं। अच्छा, एसे के लिए मैम आपने कोटेशन वगैरह कहाँ से प्राप्त किए और कैसे आपने करे उसको? सर एसे के लिए कोटेशन या फिर फैक्ट डेटा ये बहुत ज़रूरी रहता है। एक तो है कि आपको एसे का क्या उसका इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल, ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद जैसे कोड कलेक्शन पे आती है, तो कुछ थीम्स होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, जैसे विमेन की है या फिर चाइल्ड की है, एजुकेशन की है। इन सब पे सर मैंने पहले ही एक अपनी बुक बना ली थी, उसमें मैंने कोड्स एक जगह कलेक्ट किए थे और एक जगह विमेन के रिलेटेड जितने डेटा थे, ये सब मैं कहूँगी ना सिर्फ ऐसे में काम आते हैं, बल्कि जैसे जब आप इंट्रो लिखते हैं या फिर कंक्लूड करते हैं, जैसे एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन, तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो ये हर पेपर में काम आता है और जीएस में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। अच्छा, मैम जानना चाहेंगे कि जैसे जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जैसा कि हिंदी और इसे तो आपने पूरा बता ही दिया है, तो जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जैसा स्टैंडर्ड बुक तो सभी टॉपर्स बताते रहते हैं। हम जैसा इंटरव्यू लेते रहते हैं, सभी लोग स्टैंडर्ड बुक के विषय में चर्चा करते हैं। कुछ अन्य जो हट की चीज़ें हैं जो हम जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए कर पाएँ, उसके लिए कुछ आप बताएं। सर अगर हट के चीज़ कहें तो एक चीज़ है, कैसे नोट्स बनाएं, कैसे उसको करें मैम, और कुछ स्टैंडर्ड बुक के अलावा क्या और भी चीज़ें किताब हम अलग से ले सकते हैं पढ़ने के लिए? सर मैं कहूँगी कि मेंस का एक ही फार्मूला है मेंस क्लियर करने का या मेंस में बहुत अच्छे नंबर लाने का, वो है आंसर राइटिंग। मच यू डू आंसर राइटिंग, मोर यू विल गेन इन योर फाइनल एग्जाम्स। मैंने क्या किया था, डेली आंसर राइटिंग किया था। मैंने लगभग 77 टेस्ट लिखे और मेरी कॉपीज़ मेरे पास रखी है, और मैंने उसमें जितना एडवाइस मुझे मिली थी, जितना फीडबैक मुझे मिला था थ्रू द पेपर्स, मैंने सब फॉलो करने की कोशिश किया। अलग क्या किया मैंने आपको बताया डेटा सीट मैंने बनाई थी, तो GS1, GS2, GS3, 4 इन सब करके मैंने एक बुक छोटी सी कॉपी बनाई थी। उसमें GS1 के सपोज पॉपुलेशन का टॉपिक है या फिर विमेन का टॉपिक है या अर्बनाइजेशन का टॉपिक है, तो जैसे अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसमें जो भी निकला उस सबको वहाँ लिस्ट आउट कर लिया। और जब हमने लिखने की कोशिश की तो मैंने सोचा कि वो रिपोर्ट हम ज़रूर लिखें, वो कोड ज़रूर लिखें। और एक चीज़ जो मैंने एक्स्ट्रा की वो ये कि जैसे जब आप आंसर लिखते हो तो आप टाइमर नहीं लगाते हो, या फिर होता है कि जैसे आप इस प्रेजेंटेशन नहीं बनाते, सोचते हो कि एग्ज़ाम टाइम में ये मैप बना देंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन और ये मैपिंग यही सब मैंने किया। इससे बहुत अच्छे नंबर मिलते हो। जब मेंस का जैसे जो टेस्ट कॉपी आपको आंसर दी जाती, उसका जो सोल्यूशन आता है ना, उसको मस्ट होता है पढ़ना, और सोल्यूशन को पढ़ के जो आपने क्वेश्चन लिखा है उसके साइड में जगह जो मैं मार्जिन छोड़ती थी उसमें मैं लिख लेती थी कि आखिर मैंने जैसे 4 पॉइंट मैंने लिखे और 4 पॉइंट एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज़ में, तो टेस्ट सीरीज़ के वो चारों पॉइंट मैंने लिखे तो मेरे पास 8 पॉइंट हो गए। फाइनल एग्जाम में जाते जाते 8 में से अगर मेरे पास 6 भी पॉइंट रह गए तो मुझे नंबर मिल जाएंगे। ऐसा मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो पूरा मेंस का ये आपने स्ट्रेटजी लगाया था। मैम जानना चाहेंगे सबसे बड़ा योगदान आपके चयन में किन किन लोगों का रहा आपकी नज़र में? सर सबसे पहले तो भगवान का बहुत योगदान रहा है, और फिर मेरे माता पिता का योगदान जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे आगे बढ़ाया, परिवार वालों का भी। और इस जर्नी में मेरे मित्र मधुसूदन गुप्ता SDM 2020 बैच, उनका भी बहुत योगदान रहा। ये जितनी भी टेक्निक्स हैं मेंस वाली स्पेशली उन्होंने बताई, क्योंकि उनका हिंदी मीडियम था तो उन्होंने मेरे हिंदी पेपर के लिए बहुत सारी तैयारी करी। उन्होंने RO भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो RO में तो थोड़ा टफ आती हिंदी है, तो उस लेवल की हिंदी UPPCS के एग्ज़ाम में मुझसे लिखवाई और मैं लिख के भी आई। तो इस तरह से, और कुमार अमित सर का योगदान सोशियोलॉजी जो मेरा ऑप्शनल था उसको तैयार कराने में रहा है। अच्छा, अब मैम जानना चाहेंगे आप जिस ज़िले से बिलोंग करती हैं, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे शिक्षा थोड़ा कम देते हैं लोगों को, इन सब क्षेत्र के विषय में जानकारी नहीं, क्या ऐसा लड़कियों के साथ ही था कि लड़कों के साथ भी ऐसा है?
सर मैं कहूँगी कि दोनों के साथ ऐसा है, लेकिन लड़कियों के मामले में कुछ और ज़्यादा हो जाता है। लड़कों का क्या है कि पढ़ने भेजते हैं, लेकिन किधर भेजें ये नहीं पता है, लड़कियों को पढ़ने ही नहीं भेजते हैं, वो वाली कहानी है। इसलिए सर मेरा मतलब ये जॉब पाना एक तो है ही, बट ये लक्ष्य नहीं मेरा फाइनल है। मेरा लक्ष्य है कि जैसे जिस चीज़ को मैंने फेस किया है वो जो आने वाले बच्चे हैं वो ना फेस करें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर या गांव दुगाना की ही बात नहीं है, जितने भी हैं। मेरा मिशन ये है, और इसलिए मैंने चैनल भी बनाया हुआ है कि मैं जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, या फिर अपने जैसे जो कलीग्स हैं या फिर जिनको मैं जानती हूँ अधिकारी बन गए हैं, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो भी निःशुल्क तरीके से, जिसकी कोई कॉस्ट ना हो। तो ये चीज़ थोड़ा करना है मुझे। मैम ये आपका बहुत बड़ा मुहिम है और हम शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत आगे जाएं। अब मैम जानना चाहेंगे कि लड़कियों को आपके ज़िले में जैसे आगे मतलब पढ़ाया नहीं जाता था ये सब चीज़ों को लेकर के, तो आपको ऐसे समय पे आपके परिवार का सपोर्ट बेहद अच्छे तरीके से मिला होगा, तो आपको इन्हीं बीच में कुछ निगेटिविटी जैसे कुछ तानों का भी सामना करना पड़ा होगा? जी मैम। सर ताने तो अब सुनने पड़ते हैं, और जैसे जब आप कोई नई डगर बनाते हो, नई राह बनाते हो, उस पर चलने का कोशिश करते हो, सबसे पहले ताना आता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। और परिवार का सपोर्ट रहता है, लेकिन चूंकि परिवार उस समाज में रहता है जहाँ पे लोग बनने से पहले आपको गिराने का सोचते हैं, और चूंकि कोई एग्जाम्पल होता नहीं तो आप उदाहरण नहीं दे पाते हो कि उसने कर लिया तो मैं भी कर लूँगी, तो ये चीज़ें रहती हैं। और जैसे जब चूँकि मैंने अपने ग्रेजुएशन में अपनी यूनिवर्सिटी टॉप किया था, तो उसके बाद मेरे पास एमएससी करने का चांस आया, और एमएससी भी मैंने अच्छी जगह से किया। उसके बाद जॉब मिलने का चांस आया, तो मैंने ये सब छोड़ा और मैंने कहा मुझे सिविल्स करना। उस टाइम टीचर की जॉब और ये सब बहुत आसानी से मिल सकती थी मुझे, तो और इसमें 3-4 साल तक मेरा कुछ नहीं हो पाया, तो बहुत ताने सुनने पड़ते थे। लेकिन मेरे दिमाग में बस एक रहता था सर कि चूँकि हम निकले हैं ये करने, तो अब करेंगे यही, अगर लौट के जाएंगे तो और ताना सुनना मिलेगा, तो इसलिए बेहतर है यहीं चुपचाप करते रहो। और अब वो सारे जो ताने हैं वो बधाइयों में बदल गए हैं। डर नहीं लगता था मैम कि क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं, ऐसा कुछ? क्योंकि जो व्यूअर्स हैं ये भी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे होंगे, तो आप एक मोटिवेशन के तौर पे उनके लिए हो, तो अगर कैसा लगता है, डर नहीं लगता था नहीं होगा तो क्या होगा? सर बिल्कुल डर लगता था, और जैसे हर दिन जैसे जब भी पीटी देख कर आओ, फिर तुरंत मिलाना कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, मैंने पीटी में इन हो गए, फिर जय श्री राम कि चलो ये मेंस देने का मौका मिला। मेंस में भी ऐसे ही माला जपते थे कि चलो अब मेंस का हो जाए, फिर इंटरव्यू दे गए, इंटरव्यू में भी नहीं हुआ, तो मैं सर कह सकती हूँ मतलब मैं मेंस भी फेल हुई, फिर इंटरव्यू के स्टेज पर भी फेल हुई। बहुत डर लगता था, बार बार लगता था, लेकिन मेरे मन में ये, और ऐसा नहीं कि प्लान बी नहीं था मेरे पास। मैंने भी मास्टर्स किया, एमएससी में करके आई थी, फिर मैंने एमए भी किया। मुझे लगा अगर इधर नहीं हो पाएगा तो नेट जेआरएफ ट्राई कर लेंगे, लेकिन गिव अप नहीं करना था। अगर वो हो जाता तो उसके बाद भी तैयारी जारी रखते। फिर मैंने रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का फॉर्म भरा, और फिर मेरा उसमें 2020 के बैच में सिलेक्शन हो जाता है। तब भी मैं जॉब पा गई, लेकिन फिर भी वो तैयारी चलती रही। जॉब का टाइम बहुत टफ था। उस टाइम में आपको 3 से 4 घंटे मिलते, और उसमें पढ़ते रहे कि कहीं ना कहीं हो जाएगा। बस फाइनली वही जो ना कि कभी गिव अप नहीं करना है किसी भी स्टेज में, चाहे आपका 4 बार पीटी नहीं निकला, 10 बार पीटी नहीं निकला, लेकिन आप गिव अप नहीं करिए किसी भी स्टेज पर, और नो डाउट वन डे यू विल मेक द हिस्ट्री। मैम जानना चाहेंगे अभी आप यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं? हाँ सर, यूपीएससी का भी मेरा लक्ष्य बाकी है। अच्छा मैम, अब हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको बहुत कम शब्दों में आपकी तरफ से कुछ मोटिवेशन होते हैं? सर कम शब्दों में अगर मोटिवेशन की बात है तो मैं रस्मरथ ही पढ़ती हूँ, और जैसे इनका और भी मधुशाला है, ये सारी मुझे पंक्तियाँ अच्छी लगती हैं। तो उसमें एक लाइन है जब कर्ण और अर्जुन का कुछ संवाद चलता है, तो उसमें कर्ण कहते हैं कि लेकिन नौका तट छोड़ चली और कुछ पता नहीं किस ओर चली, और लेकिन नौका तट छोड़ चली कुछ पता नहीं किस ओर चली, और ये बीच नदी की धारा है सूझता न कुल किनारा है, और ले लील भले या धार मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे। इसका मतलब है कि आप मतलब भले ही हम यहीं यूपीएससी या यूपीपीसीएस के संघर्ष में मिट भले जाएं, लेकिन बैग बांध के घर वापस नहीं जाना है। और अगर आप ये ठान लेते हैं ना, तो फिर भगवान भी आपको सिलेक्शन दे ही देता है। जी मैम। मैम आपने हमारे चैनल के लिए और हमारे लिए इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैम भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आने वाले समय में आपका चयन जरूर यूपीएससी के पद पे हो।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूनिवर्सिटी विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप लोगों से मिस ना होने पाए। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपसे लोग जुड़ जाएं, क्योंकि पीसीएस 2021 के तमाम अधिकारी जुड़े हैं, वहाँ आपसे लोग निःशुल्क मोटिवेटर के रूप में काम कर रहे हैं, और पीसीएस 2022 के भी तमाम अधिकारियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।